जिस तरह से टैरिफ का ये पहाड़ दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गिरता हुआ दिख रहा है, उससे हर तरफ अस्थिरता, अनिश्चितता का माहौल है। इस घटना में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह आया है कि भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप के 25% टैरिफ की कड़े शब्दों में आलोचना की और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को एक तरह से आईना दिखाया है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका को आखिर कब लाल आंखें दिखाएंगे। विपक्ष के नेता बार बार ये पूछ रहे थे, तो ये इंतजार अब खत्म हुआ है। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को आईना भी दिखाया है, उसके दोहरे मापदंड भी खुलकर बताए। तो आइए मैं आज आपको बड़े स्क्रीन पर बताना चाहती हूं कि आखिर भारत ने अपने जवाब में कौन कौन सी बड़ी बातें कही है और अमेरिका को अगर आईना दिखाया है तो किस मायने में दिखाया है। क्योंकि एमईए की तरफ से जारी किया गया ये स्टेटमेंट बीती रात का, यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने की वजह से भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के निशाने पर है। भारत ने रूस से तेल आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष के बाद सप्लाई यूरोप की तरफ कर दी गई। उस समय अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को मजबूत करने के लिए भारत के आयात को प्रोत्साहित किया था। इन शब्दों को गौर से पढ़े वो तमाम लोग जिनको ये समझ नहीं आ रहा था कि भारत क्या कह रहा है। आज अमेरिका को साफ शब्दों में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आप ऊपर में देख रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट बाय ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन लिखा है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी की ये 2 लाइनें हैं जिसको हम ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि जब रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग शुरू हुई और पूरी वैश्विक ऊर्जा बाजार को मजबूती करने के लिए भारत के आयात को अमेरिका ने ही प्रोत्साहित किया था, एनकरेज किया था, कहा था कि आप उनसे कच्चा तेल खरीदिए क्योंकि इससे थोड़ी स्थिरता बनेगी, वरना तेल की कीमतें जिस तरह से आसमान छुएंगे मुश्किलें आ सकती हैं। अब अगला जो पॉइंट इसमें लिखा गया है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि भारत के जवाब में आईना है न सिर्फ अमेरिका को, जिसने उस समय खुद कहा, प्रोत्साहित किया कि हाँ आप कच्चा तेल रूस से खरीदिए, और आज अपना स्टैंड बदल रहा है। वहीं यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने की जो वजह से भारत हो, अमेरिका हो, यूरोपीय संघ के निशाने पर है, इसको लेकर चर्चा की। हमने अमेरिका को यह भी याद दिलाया है कि 2022 में उसी ने भारत को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि रशिया से कच्चा तेल खरीदे, ताकि दुनिया में जो एक इंस्टेबिलिटी आएगी, तेल की कीमत की अस्थिरता आएगी, वो रोकी जा सके। असल में उस वक्त युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए थे। यूरोप के जो देश रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदते थे, उन्हें इस व्यापार को बंद करना पड़ा था। ऐसे वक्त में अगर भारत भी रूस से तेल नहीं खरीदता तो वैश्विक बाजार में तेल की कमी हो जाती, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती। भारत ने रूस से तेल खरीदकर बाजार में इसकी अतिरिक्त मांग का दबाव कम किया, और जब भारत रूस से तेल खरीदने लगा तो दूसरे देशों को उन देशों से तेल मिलना आसान हो गया जिनसे पहले भारत तेल खरीदता था। ये एक तरह संतुलन था, एक स्टेबिलिटी थी, जो बैलेंस था, जिससे कच्चे तेल का बाजार स्थिर रहा। लेकिन आज इसी के लिए अमेरिका भारत को निशाना बना रहा है। लेकिन हमने भी अमेरिका को इस मुद्दे पर अपनी इन लाइनों से एमईए की तरफ से आईना दिखा दिया है। अब अगला आपको दिखाते हैं जो पॉइंट लिखा हुआ है। भारत ने जो अपनी बात कही है, इसमें भारत के आयात का उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं के लिए किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। इंडिया फर्स्ट, और अगर इंडिया फर्स्ट है तो अपने देशवासियों को, अपने जो उपभोक्ता हैं, अपने उपभोक्ताओं को, उनके लिए हमें किफायती ऊर्जा, हमें मतलब कम से कम कीमत पर उनको पेट्रोल डीजल मिले, उसके लिए काम करना है। वैश्विक बाजार के हालात के कारण ये जरूरी है। भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त है। अब इससे डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि हम रूस से कच्चा तेल इसलिए खरीदते हैं, साफ इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो हमें सस्ती दरों पर तेल बेचता है। हमने इस कच्चे तेल को वाइटल नेशनल कंपल्शन भी बताया, वाइटल नेशनल कंपल्शन, जिसका मतलब होता है कच्चा तेल हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, वाइटल है। भारत के पास कच्चे तेल के बड़े बड़े भंडार नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम अपना तेल छोड़कर रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे थे। हमें तो ये तेल किसी ना किसी देश से खरीदना ही है, और क्योंकि रूस हमें सस्ती दरों पर यह कच्चा तेल बेच रहा है, इसलिए राष्ट्रीय जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम रूस के साथ ये व्यापार कर रहे हैं। और इसी में आगे लिखा है ना कि जो लोग भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त है, खुद वो रशिया से व्यापार कर रहे हैं। पिछले 3 साल में, अब देखिए जो लिखा हुआ है, पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो भारत की बचत कितनी हुई है।
अगर हमने रूस से ये तेल खरीदा है, पिछले 3 साल में रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। ये देखिए, 2.5 लाख करोड़। तो हम क्यों ना ये पैसे अपने देश के लिए बचाएं? हम क्यों ना अपने देश के उपभोक्ताओं की सोचें? और ये देखिए, पिछले 3 साल में अगर हम 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। अगर अमेरिका या कोई और देश हमारे इस पैसे को बचा सकता है तो हम उससे भी ये तेल खरीद कर लेने को तैयार है। लेकिन ये देश हमें डिस्काउंट कहाँ देते हैं? ये तो फायदा उठाना चाहते हैं, और वही बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप आजकल दिखाई दे रहे हैं। अब अगला आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इसी से तस्वीर साफ होगी। यूरोपियन यूनियन ने साल 2024 में रूस के साथ 6,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया। ये वही यूरोपियन यूनियन है ये जिसमें अनेकों नेटो देश रोज ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि हम फंड कर रहे हैं रूस की जंग को। ये सारे यूरोपियन यूनियन के देश असल में ये क्या कर रहे हैं? ये भी विदेश मंत्रालय ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यूरोपियन यूनियन के यूरोप के ये देश साल 2024 में रूस के साथ 6,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार कर चुके हैं। हमें ज्ञान देते हैं, और आपका जो ये 6,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, इस पैसे से क्या रूस नहीं खरीदेगा हथियार? वो इंडिया के ही पैसे से हथियार खरीदता है, आपके पैसे को सजा के अलमारी में रख देता है। तो ये एक तरह से हमने उनको आईना दिखाया है। ये व्यापार सिर्फ वस्तु का नहीं था, सेवाओं को लेकर जो व्यापार हुआ वो 1,74,000 करोड़ का था। ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल वाला पैसा ही वो वॉर में डालता है। जिस भी वजह से वो कमाता है, जिस भी देश से कमाता है, उसका इस्तेमाल रूस कर सकता है। 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रूस से 1,65,00,000 टन, ये देखिए एलएनजी, ये खरीदिएगा। इसका पैसा रूस नहीं लगा सकता है, आपका पैसा अलमारी में सजा कर रख देता है। खरीदी जो 2022 से भी ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर एमईए के स्टेटमेंट्स में यही है। अब यूरोप के देश रूस के साथ सिर्फ कच्चे तेल और गैस ही नहीं बल्कि खाद खरीदते हैं, केमिकल्स खरीदते हैं, माइनिंग, लोहा, स्टील, मशीन्स भी खरीद रहे हैं। अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार करने में पीछे नहीं है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है जल्दी से बता दीजिए। और यानी भारत ने अपनी तरफ से, अमेरिका आज भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है। ये अमेरिका, आप सोचिए, और हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आप जो तेल खरीद रहे हैं उससे मतलब उसकी वजह से यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, अटैक कर रहा है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो कि परमाणु उद्योग के लिए जरूरी है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो पैलेडियम है, और किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स भी अमेरिका खरीद रहा है खुद रूस से। तो ऐसा क्या नियम बन पड़ा है कि पेट्रोल वाला पैसा तो वॉर में जाता है और इसका पैसा वो कहीं पर सजा देता है राष्ट्रपति पुतिन? भारत को निशाना बनाना अनुचित है, अव्यावहारिक है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों को, नेशनल इंटरेस्ट को और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। तो ये तमाम बातें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में विदेश मंत्रालय की तरफ से कर दी गई हैं। भारत का ये जवाब राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने भारत पर और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर दूसरे देशों को बेच रहा है, उसे भारी मुनाफा कमा रहा है। भारत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूस के युद्ध में यूक्रेन में कितने निर्दोष लोगों की जान जा रही है। इसी बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर सब्सटैंशियली ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही, जिसका मतलब यह हो सकता है कि वो भारत पर 500% टैरिफ लगा सकते हैं। मतलब इस पर अमेरिका के एक सेनेटर मई महीने में एक प्रस्ताव लाए थे जिसमें यह कहा गया था कि जो देश आपत्ति के बावजूद रूस के साथ व्यापार को जारी रखेंगे उन पर अमेरिका सब्सटैंशियली 500% तक टैरिफ लगाएगा। और अब राष्ट्रपति ट्रंप भी वैसी ही बात कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि साहब, आप खुद ही रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो क्या आप अपने ऊपर इस तरह का टैक्स लगाएंगे, अपने देश के व्यापारियों को इस तरह का नुकसान करेंगे? आखिर क्या सोचकर ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? और अपने ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि दुनिया को तो आप बार बार हेकड़ी देते हैं, हर बार एक वार्निंग दे देते हैं टैरिफ बढ़ाने का, सैंक्शंस लगाने का, लेकिन जब आप ही रूस से ये सब कुछ खरीद रहे हैं तो फिर आप पर क्यों ना ऐसी पाबंदियां लगाई जाए? अगर ये टैरिफ 500% हो जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार को पूरी तरह बंद कर देना चाहता है। और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई भारत अमेरिका में अब तक 1,000 रुपए की बेच रहा था तो वही चीज मौजूदा वक्त में 25% टैरिफ के बाद 1,250 रुपए की होगी, और अगर 500% लग जाता है टैरिफ तो 6,000 रुपए की हो जाएगी।
हालांकि अभी अगला कदम उनका क्या होता है इसके बारे में कोई भी गेस नहीं कर सकता। मतलब मुझे लगता है उनके आसपास भी जो लोग हैं कोई बता नहीं सकता। जो भी फैसला लेना होगा इसको लेकर वही अंतिम फैसला लेंगे और जब जहां पर जो मन करेगा वो ऐलान वो कर ही देंगे। जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत को इस तरह की धमकियां दे रहे हैं तब ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि चीन अमेरिका के इस टैरिफ को कैसे सामना कर रहा है। यानी इस टैरिफ के खिलाफ चीन का मॉडल क्या है। अमेरिका चीन पर भी रूस और ईरान से तेल ना खरीदने का दबाव बना रहा था और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रहा था, लेकिन चीन ने अमेरिका के दबाव और धमकी को नजरअंदाज किया और कहा कि वो राष्ट्रीय हित के आधार पर ऊर्जा आपूर्ति जारी रखेगा। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर रूस 8 अगस्त से पहले युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है तो अमेरिका रूस के तेल खरीदारों पर ज्यादा प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन भारत के बाद चीन ने भी अमेरिका की किसी भी चेतावनी को बेअसर साबित करते हुए कहा कि चीन रूस और ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। साफ शब्दों में कुल मिलाकर चीन किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके पीछे चीन की रणनीति जैसे को तैसे वाली है। वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। जितना टैरिफ अमेरिका लगाता है चीन उससे दोगुना टैरिफ लगा देता है और आगे भी वो ऐसी ही रणनीति पर काम कर रहा है। यह है चीन का तरीका। अमेरिका चीन को व्यावसायिक डील का लालच भी दे रहा है। अगर वो रूस और ईरान के साथ व्यापार बंद कर दे, लेकिन चीन अमेरिका के टैरिफ से लड़ने के लिए तैयार है और वो अमेरिका के दबाव के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस साल 1 फरवरी में को ट्रंप ने चीन के सामान पर 10% टैरिफ लगाया। इसके जवाब में चीन ने 10 फरवरी को अमेरिका के कोयला और एलएनजी उत्पादों पर 15%, कृषि मशीनरी और बड़ी कारों पर 10% टैरिफ लगा दिया। इसके साथ ही गूगल की जांच का भी ऐलान कर दिया। 10 फरवरी को ट्रंप ने स्टील पर टैरिफ बढ़ा दिया। इसके अलावा एल्यूमिनियम पर टैरिफ 10% से 25% सीधा कर दिया। 27 फरवरी को ट्रंप ने अमेरिका की फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिटी से कह दिया कि वो चीन के निवेशकों को अमेरिका में टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, कृषि मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में जो कृषि क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, एनर्जी, रॉ मटेरियल्स और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में निवेश करने से ही रोकते। 3 मार्च को ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 20% कर दिया। इसके जवाब में चीन ने चिकन, गेहूं, मक्का, कपास, कॉटन इन पर 15% और सोयाबीन, पोर्क, बीफ, फल, सब्जियों पर 10% टैरिफ लगा दिया। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका पर मुकदमा भी दायर कर दिया है। 2 अप्रैल को ट्रंप ने मौजूदा 20% टैरिफ के अलावा चीन के सामान पर 34% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया, जिससे चीन के सामान पर कुल टैरिफ जो है वो अभी 54% हो गया है। इसके जवाब में 4 अप्रैल को चीन ने अमेरिका के सामान पर 34% टैरिफ लगा दिया। 8 अप्रैल को अगर आप देखिए तो ट्रंप ने चीन के सामान पर टैरिफ बढ़ाकर कर दिया था 104%। 9 अप्रैल को चीन ने अमेरिका के सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया 34% से 84%। यानी चीन का मॉडल यह है कि वो अमेरिका के किसी दबाव में नहीं आएगा और चीन ये भी कह रहा है कि वो जो सामान अमेरिका में निर्यात करेगा वहां उस सामान 2 कीमतें उसकी लिखी जाएंगी। एक कीमत पुराने टैरिफ वाली होगी और दूसरी कीमत नए टैरिफ वाली होगी। हमने आपको बीते दिन भी बताया था कि किसी भी देश पर, चाहे चीन हो चाहे भारत हो, जब अमेरिका अपना टैरिफ बढ़ाता है तो ये बढ़ी हुई कीमत अमेरिका के लोगों को ही देनी पड़ेगी, उन्हें ही चुकानी पड़ेगी। ऐसे में क्या होगा? चीन ये बता रहा है कि अमेरिकियों को ये पता तो हो कि पुराने टैरिफ से अगर ये सामान उनके हाथ तक पहुंचता तब उन्हें क्या कीमत देनी पड़ती, और अब ट्रंप के बढ़ाए हुए टैरिफ के बाद जब उनके हाथ में वही सामान पहुंच रहा है तब उन्हें उसकी कितनी कीमत देनी पड़ रही है। इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था। यहां तक कि कुछ बड़ी ऑनलाइन कंपनियों ने यह कहा था कि वो भी पुरानी और टैरिफ के बाद वाली कीमत, दोनों कीमत लिखेंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किसी तरीके से उन्हें मना लिया और पूरे मुद्दे को दबा दिया। लेकिन आम अमेरिकी को प्री टैरिफ इंक्रीज, यानी टैरिफ बढ़ने के पहले की जो कीमत पर वो सामान खरीदते थे और बाद में जो वो खरीदेंगे, इससे उनकी महंगाई कैसे बढ़ रही है, उनको कितना ज्यादा कीमत देना पड़ रहा है, ये कम से कम अमेरिका के लोग भी तो देखें। इससे अमेरिका के लोगों को यह पता चल सकेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से वो कौन सा, कितनी महंगाई के साथ खरीद रहे हैं, और इससे उनके खिलाफ लोगों में एक रोष जरूर बढ़ेगा। पिछले 6 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से कम हुई है और इसका कारण क्या है? वो अपनी बात के पक्के नहीं है।
दुनिया तो यह भी कह रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप कब फिर से टैरिफ पर यू टर्न ले ले, ये कोई नहीं जानता। असल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति भी ब्लैक और व्हाइट की ही तरह है, जिसे आप इन बातों से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को एक सुपर जीनियस बताया था और उन्हें एक सरकारी विभाग का प्रमुख भी बना दिया था, लेकिन बाद में जब उनका विवाद हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप ने एलोन मस्क को अमेरिका से बाहर निकालने की बात कह दी और उनके फैसलों को भी बकवास बता दिया। इसी तरह जनवरी 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान एक धोखेबाज देश है। यह अभी 2018 की बात है, जो अमेरिका से आर्थिक मदद लेकर आतंकियों को शरण देता है। लेकिन फिर जुलाई 2025 उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर करवाया और कहा उन्हें पाकिस्तान से प्यार है, लव पाकिस्तान। दिसंबर 2000 अगर आप देखिए उनका तो 24 की बात है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध की आलोचना की। व्हाइट हाउस में यह तक कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को नए हथियार देंगे, राष्ट्रपति जेलेंस्की को मदद मिलती रहेगी। अगर आपको याद हो, व्हाइट हाउस में बिठाकर इतना बेइज्जत किया था उन्होंने जेलेंस्की को कि जैसे वो उनसे पैसे लेते हैं उनके रहमो करम पर इस वक्त है। फरवरी 2022 को राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी खूब तारीफ की, उन्हें भी जीनियस बताया, यूक्रेन पर हमला करने के लिए उन्हें स्मार्ट कहा। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन को धमकी दे रहे हैं। नेटो को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई यू टर्न्स लिए हैं और जलवायु परिवर्तन, सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के मुद्दे पर भी आप राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति को ब्लैक और व्हाइट में आसानी से देख सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आज हम ब्लैक और व्हाइट कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बात के पक्के नहीं हैं। उन्होंने शायद अपनी बात से सबसे ज्यादा बार पलटने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और कौन जानता है कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत को लेकर वो फिर से नहीं पलटेंगे। कल को अगर कोई डील हो गई, राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा ऐसी नहीं होगी जैसी कि इस वक्त है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप की ये पूरी राजनीति जरा समझाना चाहती हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये पॉलिटिक्स समझना, इसमें अच्छों की हालत खराब हो रही है, खुद अमेरिका में हो रही है और आम अमेरिकी लोगों की हो रही है। हर वक्त वो अलग अलग अंदाज में देखते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी राजनीति के दो ध्रुव यानी दो पॉइंट्स बनाए। इनमें से एक पॉइंट पर है इजराइल के ये राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की दिख रहे हैं पहले, तो इनके बारे में आपको बता देते हैं। एक पॉइंट पर है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे पॉइंट पर है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। इन दोनों नेताओं के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को अपने तरीकों से साधने की कोशिश करते हैं और पश्चिमी मीडिया इसे ट्रंप जियोपॉलिटिक्स कहती है। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप मिडिल ईस्ट के देशों में डील करना चाहते हैं और आपने देखा होगा कि जब उन्हें मिडिल ईस्ट के देशों को मनाना होता है तो वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आलोचना करते हैं। इसके बाद आपको नेतन्याहू और उनकी तस्वीर दिखेगी। क्या वो तस्वीर हम दिखा सकते हैं? क्योंकि नेतन्याहू को वो कभी बड़ाई भी कर देते हैं, कभी खुश भी कर देते हैं, फिर कभी उनकी नाराजगी भी कर देते हैं। उनके बारे में ये कह देते हैं कि उनको तो कुछ आता ही नहीं है। उन्होंने अपशब्द भी बोले नेतन्याहू के लिए। लेकिन जब उन्हें मिडिल ईस्ट के देशों को कोई कड़ा संदेश देना होता है तो वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तारीफ करते हैं। ऐसी ही सोच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर भी उन्होंने अपनाई है। जब राष्ट्रपति ट्रंप रशिया को अपनी तरफ करना चाहते हैं तब उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की की आलोचना की, उन्हें इस युद्ध के लिए जिम्मेदार तक बता दिया। व्हाइट हाउस में बिठा के यही जेलेंस्की साहब वहां पर थे। यही नहीं, यहां तक कह दिया एकदम कि आप पैसा हम ही से मांगते हो और रहमो करम पर हमारे हो। लेकिन अब जब उन्हें यह लगा कि रूस की साइड लेने से दुनिया का उन्हें कम समर्थन मिल रहा है, अब वो यूक्रेन की तरह से मदद कर रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द की जा रही है। हालांकि इसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को चीयर लीडर की भूमिका में रखा हुआ है। ये साहब यहां आसिम मुनीर। अब कैसे आसिम मुनीर का इस जियो पॉलिटिक्स में वो इस्तेमाल करते हैं ये भी आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ईरान में हमले के कुछ दिन पहले उनको लंच पे बुलाया जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान का भी इस्तेमाल किया हुआ हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मुस्लिम देशों में पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल करना है उनको पता है और राष्ट्रपति को उनके हर सही और गलत फैसले के लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गाइड किया जाता है। लेकिन चीयर करने के लिए, मतलब जब उनको खूब वाहवाही करनी हो
और बदले में पाकिस्तान को खूब मदद भी मिलती रहती है। अमेरिका के नाम पर IMF जैसी संस्थानों से वो पैसे भी मांगता है, भीख मांगता है और वहां पर उसको मदद मिल जाती है। अब